नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई-लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। सुबह होने वाली है, हम लोग करंट अफ़ेयर डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग चाय पी रहे हैं। उठे हैं सुबह-सुबह, आँखें अभी खुल नहीं रही हैं, थोड़ी-सी थकान भी है। कई लोग एक चाय पी चुके हैं, दूसरी पीने जा रहे हैं। कई लोग पेपर पढ़ रहे होंगे, तब तक याद आया होगा कि करंट अफ़ेयर आ गया, तो चलो उसको पहले देख लेते हैं। तो चलिए, 26 सितंबर के करंट अफ़ेयर को पहले रिवाइज़ करते हैं। और इस रिवीजन के बाद में 27 सितंबर के करंट अफेयर को डिटेल में देखते हैं। पहला प्रश्न था I2U2 के संबंध में 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक नए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की। चेक बस इतना करना है कि ये जो I2U2 लिखा हुआ है उसमें ये चार देश हैं कि नहीं। तो उसमें ये चार देश हैं: भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और ये संयुक्त राज्य अमेरिका। I2U2 जो है ये पश्चिम एशियाई क्वाड कहा जाता है इसको, और इसका उद्देश्य संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है। दोनों बातें यहाँ पर सही दी हुई हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। पहला मोटो जीपी भारत उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में शुरू हुआ, और दूसरा है ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल रोड रेसिंग इवेंट का उच्चतम वर्ग है। तो ये दोनों बातें यहाँ पर सही थी, दोनों की दोनों बातें सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका रिजल्ट भी आ गया है, तो इसके रिजल्ट पे हम कल क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज के क्वेश्चन हमारे बन गए थे जब तक ये रिजल्ट आया। तो कल डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। किसने जीता है? अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई 2021-22 में कितने वर्ष से कम आयु के भारतीय स्नातकों के बीच बेरोजगारी दर 42% तक रही। इसमें ऐसा बताया गया है कि कितने प्रतिशत ऐसे भारतीय स्नातक हैं जिनके बीच बेरोजगारी दर इतनी रही है, 42% तक रही है। तो इसका सही उत्तर है 25 वर्ष। डिटेल में कल हमने इसको डिस्कस किया था। अगला सवाल है अगुम्बे रेन फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स के संबंध में। दक्षिण का चेरापूंजी इसको कहा जाता है। मैंने पूछा था कि चेरापूंजी किस राज्य में है, कई लोगों ने उसके उत्तर भी दिए थे। उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत ज्यादा ईश्वर से प्रार्थना कि वो जल्द ही सेलेक्ट हो। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है, नासा ने किस अंतरिक्ष यान ने बेन्नू उपग्रह क्षुद्रग्रह की सतह से नमूने एकत्र किए? नासा की किस अंतरिक्ष यान ने ऐसा किया है? तो वह है ओसिरिस रेक्स। बेन्नू क्षुद्रग्रह की सतह से इन्होंने नमूने इकट्ठा किए हैं। किसने? ओसिरिस रेक्स ने नमूने इकट्ठा किए हैं। किसका है ये? नासा का अंतरिक्ष यान है। अगला जो सवाल है, नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस शास्त्रीय नृत्य में इनका प्रमुख योगदान रहा? तो ये मुख्य रूप से भारतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो सवाल है उसका उत्तर दीजिए। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये इंदौर में हुआ है, और इंदौर पड़ता है मध्य प्रदेश में। इंदौर में हुआ है, ये ध्यान रखना है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023। सत्य कथन आपको बताना है, उत्तर प्रदेश के हिंडन गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना बेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया गया, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो कोई कोई उद्घाटन बचा देते हैं, वो नहीं करते हैं। इसका उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो इसको, क्योंकि ये संबंध इसका देखेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा, ये संबंधित है रक्षा मंत्रालय से। खैर, हमारे मोदी जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो कहीं भी उद्घाटन कर देते हैं, कोई भी मंत्रालय हो, इसका मतलब नहीं है। लेकिन इसका आप याद रखिएगा कि राजनाथ सिंह ने किया है। कर्मा पूजा किस राज्य के वासियों द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड। तो ये आपको झारखंड में मिलेगा, वहां पे लोग मनाते हैं। हमारे जो जितने भी त्योहार हैं, जितने भी उत्सव हैं, वो फसलों के चक्र पर निर्भर करते हैं। फसलों की तैयारी, जब फसल तैयार होती है उस पर निर्भर करते हैं। तो ये भी है। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक किन देशों के मध्य आयोजित किया जाएगा? तो ये किसके मध्य होता है, ऐसे सवाल ये पूछा जाता है, तो ये भारत और अमेरिका के मध्य होता है।
तो इस बार ये अमेरिका में आयोजित हो रहा है। अमेरिका के किस स्थान पे आयोजित हो रहा है? अलास्का में आयोजित हो रहा है। अलास्का अमेरिका का हिस्सा है, वहीं पर ये आयोजित हो रहा है। चलिए आज के 27 सितंबर के करंट अफेयर को देखते हैं, डिटेल में देखेंगे। कॉपी पेन लेके बैठा करिए, थोड़ा बहुत नोट करा करिए। अपने हाथों पर ज्यादा यकीन रखिए। अपने दिमाग जो कि बहुत धोखेबाज है, ये हमेशा आपको सब्जबाग दिखाएगा, आपको बताएगा मुझे सब याद है। जब आप पूछेंगे तो कहेगा दोबारा रिवीजन किए थे, हमको जब टाइम नहीं दिए तो हम कैसे याद रखते। धोखा दे देता है। लेकिन हाथों से लिखी हुई चीजें याद रहती हैं। जैसे किसान हाथों से मेहनत करता है, जैसे कोई जो घर बनाने वाला व्यक्ति है उसको क्या कहते हैं, जो मिस्त्री होता है, राजगीर होता है, तो वो भी हाथों से काम करता है। तो देखिए उसका हुनर दिखता है। ठीक है, आप भी हाथों से काम करिए, लिखिए। केवल पढ़ के काम नहीं होगा, थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ेगा। चलिए, ये सब मैं आपको वो बातें बताता हूँ, हो सकता है आपको बुरी लगती हो, लेकिन ये जरूरी है। अंत्योदय दिवस 2023 के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला स्टेटमेंट है, चेक करिए क्या 25 सितंबर ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का यह जन्म दिवस होता है। 25 सितंबर 1916 को इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। पहला तो बिल्कुल सही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर 2014 में सरकार ने घोषणा की थी कि अंत्योदय दिवस हम मनाएंगे, और ये उनकी 98वीं जयंती थी, है ना। और 25 सितंबर 1916 को इनका जन्म हुआ था। ये गलत दिया हुआ है, वाराणसी, इनका जन्म हुआ था मथुरा में। दूसरा तो गलत हो जाएगा। कई योजनाएं इनके नाम से चल रही हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, DDU-JKY जो है, और NRLM भी चल रही है, अंत्योदय योजना जो है। तो ये दो चीजें यहाँ पर ध्यान देना है। एक तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, मथुरा में, थोड़ा बहुत ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अंत्योदय दिवस किसके जन्म दिवस पर, तो दीनदयाल उपाध्याय। और किस तिथि में, तो 25 सितंबर। तो केवल एक सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो सवाल है, फ्रांस ने तख्ता पलट प्रभावित नाइजर में अपनी सैन्य उपस्थिति समाप्त करने की घोषणा की। नाइजर की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं साझा होती है? ठीक है, मैप ओपन करिए तुरंत। यहाँ मैप दिखाने से अच्छा है कि आप मैप ओपन करें। वैसे मैं मैप ओपन किए ले रहा हूँ, इससे जिससे कि आपको ये ना लगे कि मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है ना। लेकिन मैप जब आप ओपन करेंगे, आप चीजों को देखेंगे अपने आप, तो उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। फिर भी मैं आपको मैप ओपन करके दिखा रहा हूं। अगर इस मैप में आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए, लेकिन आप अगर खुद ओपन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब भी ऐसे कोई लोकेशन आए तो उस लोकेशन को आप क्या करिए, मैप में अपने आप देखिए। मैंने बात की है नाइजर के बारे में। नाइजर में तख्ता पलट और तख्ता पलट से प्रभावित सैन्य उपस्थिति को समाप्त करने की घोषणा फ्रांस के द्वारा की गई है। तो नाइजर की सीमा किस देश के साथ नहीं मिलती? अफ्रीका का जो पॉलिटिकल मैप है, आप इसको देखिए। यहाँ पर ये मैप आपका ओपन हो रहा है, तो आपको माली से इसकी सीमा मिलती दिखेगी, माली से मिलती दिखेगी, चाड से मिलती दिखेगी, नाइजीरिया से मिलती दिखेगी, लेकिन सूडान से इसकी सीमा मिलती नहीं दिखेगी। बहुत ही सरल ये प्रश्न बनाया गया है। सूडान का यहाँ दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। सूडान से इसकी सीमा आपको दिख मतलब लगती हुई नहीं मिलेगी। ये आपका अफ्रीका का मैप है। ये है आपका नाइजर। नाइजर से देखिए सीमा किसकी किसकी, अल्जीरिया, लीबिया, चाड, नाइजीरिया, बेनिन, बुर्किना फासो और माली, इतने की सीमा मिलती है यहाँ। ठीक है, इन देशों की सीमा मिलती है। सूडान की जहां तक बात है, नाइजर और सूडान के बीच में ये चाड आता है। ये नाइजर है, ये सूडान है, और इसके बीच में चाड आता है। बात समझ में आई? तो नाइजर और सूडान के बीच में चाड आता है, यानी कि नाइजर से सूडान की सीमा नहीं मिलती है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पर फ्रांस ने अपने राजदूत को वापस बुलाया और कहा कि तख्तापलट जो नाइजर है, तख्तापलट से प्रभावित नाइजर है, यहाँ पर अब सैन्य उपस्थिति समाप्त करो। 1500 फ्रांसीसी सैनिक नाइजर में थे,
और वर्षों से फ्रांस विरोधी भावना भी यहाँ पर चल रही है नाइजर में। और रूस के वैगनर समूह ने नागरिक सरकार को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, ऐसा माना जाता है। पश्चिमी अफ्रीकी देश है, लैंडलॉक कंट्री है। नाइजर को आप देखेंगे तो आपको ये लैंडलॉक कंट्री मिलेगा। लैंडलॉक कंट्री वो होते हैं जिनकी सीमा समुद्रों से नहीं मिलती, ये लैंडलॉक है। राजधानी इसकी जो पड़ती है वो नियामी है। इसकी राजधानी नियामी, यहाँ पे नियामी पड़ती है, नियामी इसकी राजधानी है। और वर्तमान में अली लैमिनजीन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगला जो सवाल है, तेजू, जीरो, होलोंगी, ये हवाई अड्डों के नाम हैं। ये हवाई अड्डे कहाँ पर स्थित हैं? तब तक आप सोचिए, मैं डिटेल में इसको बताता हूँ। अभी तेजू हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने किया है। ये एक ऐसे राज्य का हवाई अड्डा है जहां पर 3 और हवाई अड्डे पाए जाते हैं। इनका नाम मैं आपको बताऊंगा तो आप गेस कर लेंगे आसानी से। इन 3 हवाई अड्डों में एक आपका तेजू जो है, और जीरो है, और होलंगी है। और तेजू, इसके अलावा एक हवाई अड्डा और है पासीघाट। तेजू तो मैंने आपको बताया है कि तेजू पे किए हैं, तो एक है जीरो, होलेंगी, और एक आपका है पासीघाट। यानी कि ये टोटल हो गए 4। तेजू की बात हो रही थी 3 और। अब पासीघाट मैं आपको जब बता दूंगा तो आप तुरंत कहेंगे कि ये अरुणाचल प्रदेश में। पासीघाट यहाँ से इसीलिए हटा दिया गया था, जब भी कोई राज्य इसलिए चर्चा में आए कि वहां पे कुछ हुआ है और बहुत बड़ा प्रश्न उस पर नहीं बन रहा है, तो उससे कॉन्सेप्ट पे जाइए और कॉन्सेप्ट पे आधारित आप प्रश्न बना लीजिए। कॉन्सेप्ट पे आधारित जो प्रश्न है उसको आप बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं। 26 सितंबर को मनाए गए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के संदर्भ में, यहाँ पर को होना चाहिए। सत्य कथन आपको बताना है। जो 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस नहीं है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये विश्व पर्यावरण दिवस नहीं पूछ रहा है, स्वास्थ्य दिवस पूछ रहा है। ऐसा होता ये तब है गड़बड़, जब आप जल्दबाजी में क्या करते हैं, आंसर नहीं पढ़ वो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। आप सोचते हैं बस आंसर दो, क्या करना है देखा जाएगा। तो सही से पढ़िए, यहाँ पे स्वास्थ्य लगा है तो ये सही है पहला। 26 सितंबर को ये मनाएगी तो खैर स्टेटमेंट ही है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंट हेल्थ ने 2011 में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की स्थापना की। ये पहला स्टेटमेंट है, फैक्ट जो इसमें चेक करना है। तो 2011 में की और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंट हेल्थ ने की, तो ये सही है। और 2000 जो 23 में थीम रखी गई है, वैश्विक पर्यावरणीय सार्वजनिक स्वास्थ्य, हर दिन हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खड़ा होना। तो ये दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल है, 5 सितंबर 2023 में नेपाल और किस देश ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किया? अब 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, ज्यादातर उम्मीद लोग करेंगे कि भारत के साथ किए हैं, इसीलिए पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है। भारत पर कई चीजों का असर भी पड़ेगा। अगर कोई देश है, मान लीजिए कि ये श्रीलंका है, और श्रीलंका भाई इंडिया के बिल्कुल पास में पड़ोसी है, ठीक है। चाइना अगर यहाँ पे प्रभाव बढ़ाता है श्रीलंका पे, तो इंडिया को घेर सकता है ना। अगर यहाँ पर श्रीलंका पे आके यूएसए कहता है कि हम अपना अड्डा बनाएंगे, तो ये भी इंडिया को घेर सकता है। ठीक इसी तरीके से इधर नेपाल है। तो नेपाल अगर किसी देश के साथ दोस्ती करता है, द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते करता है, तो भारत के लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, खतरा भी हो सकता है। तो चाइना ने अभी क्या किया है, नेपाल के साथ 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। इसमें कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन, इन क्षेत्रों में हरित और निम्न कार्बन विकास पर समझौता है, डिजिटल अर्थव्यवस्था पर समझौता है। कई बार जब आप देखेंगे नेपाल भारत के करीब ज्यादा आने लगता है, तो तुरंत ये चाइना जो है उसको लालच देता है, अरे ऐसे कैसे, आओ मैं तुमको बढ़िया से रसगुल्ला खिलाता हूँ, ठीक है। बस ये लालची छोटा सा देश है और लालच में आ जाता है, पैसे वैसे भी कुछ दे देता है इसको, चला जाता है ये उधर, फंस जाता है बाद में। लेकिन फिर भारत कोशिश करता है, कहता है अरे हमारे तुम्हारे रिश्ते तो बहुत पुराने हैं,
हमारे यहाँ की तो ससुराल तुम्हारे यहाँ हुआ करती हैं, ठीक है। वास्तव में हमारे गांव के कई लोगों की ससुराल वहां पे है, शादियां होती हैं, हमारे एक रिलेटिव भी वहां रहते हैं। तो ऐसा है, तो संबंध तो हमारे अच्छे रहते हैं, लेकिन पैसा, भौतिकवादी युग पैसे के लालच में ऐसा कर देता है नेपाल। भारत में बाघों की स्थिति, सह शिकारी और शिकार 2022 रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की सबसे अधिक संख्या के मामले में शीर्ष राज्य है। कौन सा युग्म है जो यहाँ पर सही दिया हुआ है? अब यहाँ पर देखिए, हुआ यह है कि अभी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बड़ी बिल्लियों का संरक्षित निवास स्थान घोषित किया गया है। और इस तरीके से आप देखेंगे, बड़ी बिल्ली मतलब बाघ, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो पहले से 6 अभयारण्य थे, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना, संजय डोगरी। अब ये 7वां हो गया है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। 7 ऐसे स्थल हो गए वहां पर जो अभयारण्य हैं, जहां पर बड़ी बिल्लियां संरक्षित की जाएंगी, यानी कि ये जो बाघ हैं, बाघ संरक्षित किए जाएंगे। अब प्रश्न आपको इस तरीके से तैयार करना है। इस रिपोर्ट में एक कहा गया है, 2022 की जो रिपोर्ट है, जुलाई 2023 में ये रिपोर्ट आई थी। तो इस रिपोर्ट में जुलाई 2023 में कहा गया कि सबसे ज्यादा जो बाघ हैं वो पाए जाते हैं आपके कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या है 785, कर्नाटक में बाघों की संख्या है 563 और उत्तराखंड में बाघों की संख्या है 560। इस तरीके से सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ये मतलब 3 राज्य आप याद रखिएगा, कहीं लिखिए भी तो इनको अवरोही क्रम में लिख दीजिए। बाकी आप अगर पीटी में पूछा जाता है, प्रीलिम्स टेस्ट में, तो वहां पर आप ये शीर्ष स्थान तीनों याद रखिएगा, आपसे यहाँ से सवाल पूछ लिए जाते हैं अक्सर। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा के किस स्थल पे मनाया गया? गोवा में मनाया गया, ये तो इन्होंने दे दिया है। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि किस स्टेट में मनाया गया, ठीक है ना, सितंबर करके दे देगा, पहला करके दे देगा। और ये मनाया गया है अगवाड़ा किला में। कहाँ पर मनाया गया है? अगवाड़ा किला में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव या भारतीय प्रकाश स्तंभ महोत्सव का ये पहला संस्करण है, फर्स्ट इज, पहला संस्करण ही ये मनाया जा रहा है। चाहे लाइट हाउस उत्सव कहिए, चाहे इसको आप भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव कहिए, चाहे भारतीय प्रकाश स्तंभ महोत्सव कहिए, तो प्रकाश स्तंभ उत्सव या लाइट हाउस, कुछ भी आप उत्सव लगा दीजिए उसमें। तो ये जो है हमारे समुद्री इतिहास के जो छिपे हुए रत्न हैं उनको ये उजागर करता है, और हमारे ऐतिहासिक प्रकाश स्तंभों की अनकही कहानियों को उजागर करता है ना। और भारत के 75 प्रतिष्ठित लाइट हाउस या प्रकाश स्तंभों के इस इतिहास को फिर से जीवित करने की ये बात करता है। तो ये अभी महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया गया है, और सर्बानंद सोनोवाल जो हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अगवाड़ा किला है वहीं पर। एक प्रश्न ये बन सकता है सामान्य सा कि अगवाड़ा किला कहाँ पर है? भारत में राष्ट्रीय नीति और फार्मा मेडिटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार पर राष्ट्रीय नीति किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये मंत्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही हल्का प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? ये डॉक्टर नहीं, ये जो है अनुसंधान विकास और नवाचार राष्ट्रीय नीति इन्होंने किया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया ने किया है, मैं कंफ्यूज हो रहा था। मनसुख मंडाविया ने किया है, तो ये ध्यान रखना है आपको। बाकी इसमें है कुछ नहीं, पूछा जाने योग्य बहुत कुछ नहीं है। कभी कभी सही से घटनाएं भी नहीं मिलती हैं, जो अच्छी घटनाएं होती हैं। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन ने सरकारी बसों में किस परियोजना के तहत परियोजना को शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी की है? किस परियोजना को शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी की है मैजिक बस फाउंडेशन ने? सरकारी स्कूलों में ये परियोजना शुरू हो रही है, तो ये की है सक्षम। किसके साथ? सक्षम के साथ। ठीक है, ये सक्षम क्या है? सक्षम जो है एक प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया जा रहा है। किस परियोजना को शुरू करने के लिए पूछा जा रहा है ना, तो सक्षम जो है, सक्षम एक प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए ही की है, यानी कि इस प्रोजेक्ट को आधार बनाकर मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में
ये क्या किया गया है, एक साझेदारी की घोषणा की गई है। एक जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम है। पहले शुरुआत में लगभग 18,000 सरकारी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। जो ट्रेनर हैं, मैजिक बस मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित करेगी, और उसके बाद में 9,000 सरकारी स्कूलों में लगभग 10 लाख किशोरों को जीवन कौशल प्रदान किया जाएगा। मैजिक बस फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संगठन है। शिक्षा और कौशल ये प्रदान करता है, शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में ये कार्य करता है। तो ये सक्षम प्रोजेक्ट है, मध्य प्रदेश सरकार और मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के बीच में है, ठीक है। और मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संगठन है, एक एनजीओ है जो शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में कार्य करता है। अंतिम सवाल है, भारत का जो पहला C-295 परिवहन विमान है वो भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। अभी पहला C-295 परिवहन विमान भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न है, यह विमान किसका स्थान लेगा? कौन सा विमान पहले से था जिसका स्थान अब ये ले लेगा? तो उत्तर प्रदेश के हिंडन वायुसेना स्टेशन में ही ये शामिल किया गया है। और ये जो परिवहन विमान है ये स्थान लेगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा, HS-748 एवरो, HS-748 एवरो का स्थान लेगा। भारतीय वायुसेना की मध्यम लिफ्ट सामरिक क्षमता को बढ़ाने का ये काम करेगा। HS-748 एवरो इसी का स्थान लेगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सितंबर 2021 की बात है, भारत ने 21,935 करोड़ रुपए में 56 C-295 एयरबस विमानों का अधिग्रहण किया था। अभी क्या है, इसको मेक इन इंडिया के तर्ज पे बनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत हो गई है, अभी निर्माण कार्य चल रहा है। 2026 आते आते C-295 2026 तक बड़ोदरा में एक इकाई लगाई गई है। तो वहां पे जो निर्माण हो रहा है 2026 में, वहां से पहला ये C-295 सितंबर 2026 में निकलेगा, ठीक है। और अगस्त 2031 तक भारतीय वायुसेना को सौंपा जाएगा। पहले ट्रायल वगैरह किया जाएगा ना, टेस्टिंग वगैरह की जाएगी। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। एक सूचना आप लोगों के लिए है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम पास हो, तो आप आरओ आरओ के लिए हमारा प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज जो प्रोग्राम है, जिसको आप प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसको आप मॉक टेस्ट के नाम से जानते हैं, इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये है कि आपकी तैयारी कितनी है ये साथ साथ में आपको पता चलता रहेगा, और कहाँ पर आप गलतियां कर सकते हैं, तो वो चीज़ें, वो गलतियां आप दूर कर लेंगे। शेड्यूल पूरा एक एक डेट का बना दिया गया है। कई लोगों ने बड़ी खुशी होती है कि इसको अपने दीवालों पर चस्पा कर लिया है, अपने दरवाजों पर लगा दिया है, मुझे फोटो भी भेजी है। तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टेस्ट आप देंगे तो आपकी कमियां दूर होती रहेंगी, आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाएंगे आसानी से। और सबसे बड़ी बात है कि 10-15 रुपये रोज आप खर्च कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर। उतने ही पैसे में आपको 41 टेस्ट मिल जाएंगे। 499 रुपये अभी ये ऑफर में हम इसको दे रहे हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जल्द ज्वाइन कर लीजिए। 500 सीटें फुल हो गई हैं, उसके बावजूद भी ये ऑफर इसलिए कंटिन्यू किए हैं कि आप लोग चाहें तो इसको ज्वाइन कर लें। तो कुल मिला के बस मैं ये चाहता हूँ कि आपका प्री पास हो जाए हर हाल में, ठीक है। वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। अगर आप आरओ को टारगेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की किसी सेशन में या किसी अन्य सेशन में। हमारे मॉक टेस्ट आप जरूर देखिए, हिंदी और जीएस के रेगुलर आ रहे हैं, और उसमें से आपको प्रश्न डायरेक्टली भी मिलेंगे और डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, तो इतनी तैयारी आपकी हो जाएगी कि आप आसानी से प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे, क्योंकि उसके प्रश्न अच्छे हैं, टेस्ट सीरीज के भी, मॉक टेस्ट के भी। थैंक यू सो मच।